अब उन लोगों को देखते थे तो और ज़्यादा डर जाते थे। कोई उल्टे सिर करके ने उल्टे पैर करके खड़ा है, उनने कहा भैया अपने से तो ये नहीं हो सकता। कोई उल्टी कर रहा है पानी पी के, कोई नाक में पानी डाल रहा है दूसरी नाक से निकाल रहा है, कोई धोती का कपड़ा मुंह से चबा के खा जाता है फिर निकाल देता है। ऐसी क्रियाओं को देख करके लोग कि ये भैया योगियों का ऐसा है, ये तो हमसे बनता नहीं, इसलिए वो दूर रहते थे, उनको दूर से देखते थे केवल तमाशे के रूप में। अब समस्या क्या है कि हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा था कि इस योग को मनुष्यों के समाज में पहुंचाना बहुत जरूरी है। पुराने ज़माने में आप देखते थे कि ज़्यादा रोग फैला नहीं था, शारीरिक रोग भी बहुत कम होते थे। साथ ही जिसको हम रोग आज पॉइंट आउट करना चाहते हैं उनको कहते हैं मनोरोग। पुराने ज़माने में मनुष्य इतना काम में बिजी रहता था कि वो ज़्यादा विचार कर ही नहीं पाता था। आज मनुष्य के पास हाथ पैरों से करने लायक काम नहीं बचे, सारे काम वो मजदूरों से करवाता है, कुछ मशीनों से करवाता है। और आज आर्थिक रूप से वो बहुत समृद्ध हो गया है, तो हर चीज़ के लिए वो दूसरे पर निर्भर हो गया है, पैसे दे के काम कराना। नतीजा क्या हुआ कि उसमें प्राण शक्ति की बहुत कमी हो गई। प्राण शक्ति होती जब तक आप अच्छी मेहनत नहीं करेंगे शरीर से, आप में प्राण शक्ति नहीं बढ़ पाएगी। प्राण आप गहरी श्वास कब लेंगे, जबकि आपने अच्छा व्यायाम किया हो। यदि आप सोफे पे बैठे हैं, आप गहरी सांस लेने जाएंगे तो ले ही नहीं पाएंगे, वो शरीर गहरी सांस ही नहीं लेगा। दूसरा, सुख सुविधा इतनी हो गई है, चलने के लिए सुविधा, सोफे पे बैठना वो बैठना ही गलत है, वो ठीक ढंग से आपके शरीर को सीधा भी नहीं रहने देता है। दूसरा, मीडिया, मोबाइल, टीवी, इनमें आप दिन भर इतने उलझे रहते हैं कि मानसिक शक्ति आपकी कभी एकाग्र हो ही नहीं सकती। जब तक शरीर में प्राण शक्ति और चित्त शक्ति दोनों बलवान रहेगी, उसके बिना आपका स्वास्थ्य लाभ हो नहीं सकता, रोग दूर हो नहीं सकते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये चिंता करी कि ये मनुष्य समाज आगे चलकर, उस समय का समाज तो फिर भी ठीक था, आगे धीरे धीरे और आप आपके बाद भी आगे देखेंगे, कल्पना करेंगे कि ये समाज और ज़्यादा बीमार होगा मानसिक रूप से। प्राण शक्ति की इसमें पहले ही कमी है, इसलिए मनुष्य को जब मानसिक रोग कोई होता है तो सीधा असर उसका शरीर पर भी होता है। शरीर में उसके लक्षण देखने में आते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मुझे कोई रोग हो गया। लेकिन रोग तो वो पहले से ही आपके मन में समाया हुआ है, पहले वहाँ इकट्ठा हुआ है, कारण वहाँ पर होता है और परिणाम होता है शरीर पर, और हम इलाज करते हैं शरीर का, जबकि वो बैठा हुआ है आपके मन में। अब इस चीज़ को समझा हमारे स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद जी और अनेक ऐसे संत। उन्होंने विचार किया कि योग को मनुष्य समाज में ले जाना बहुत आवश्यक है। ये योग से डरते हैं क्योंकि योग को सरल रूप में हमने प्रस्तुत नहीं किया, हमने कठिन रूप में प्रस्तुत किया। तब उन्होंने सोचा, और आज आपको योग को इतना सरल बना दिया है कि हर कोई इसे समझ भी सकता है और इसे कर भी सकता है। तो इसको जीवन जीने की कला के रूप में उन्होंने इसका विकास किया। यही नहीं कि 1 घंटा भर आप यहाँ योग कर लेंगे और फिर आप घर जाके दूसरे मनमाने तरीके से अपना खाना पीना सोना जगना उठना ये सारे आप नहीं सुधार पाएंगे। वो जीवन शैली बनाना पड़ेगी। सोना कब है, खाना कितना है, कब खाना है, क्या खाना है, और योग में हमें क्या क्या करना है। ज़्यादातर आजकल लोग समझते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम, योग को व्यायाम का रूप दे दिया है। खूब जोर जोर से करना, पसीना निकाल लेना, शरीर को थका देना, वो समझते हैं आज हमने बहुत योग किया। लेकिन योग का तो मतलब ही अलग है, मैं आपको आज वो भी बताऊंगा। शरीर पर मनुष्य का नियंत्रण करना, श्वास पर नियंत्रण करना और मन पर नियंत्रण करना, योग का ये उद्देश्य है। पूरा मानव शरीर या व्यक्तित्व जो होता है वो शरीर होता है, श्वास होती है,
प्राण जिसको बोलते हैं, और फिर मन होता है और आत्मा भी होती है। इन सबका सुधार होना चाहिए, इन सबको योग से फायदा होना चाहिए, जब जा कर के आपको पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा। मनोरोग में आज देखिए समाज में आप जाते हैं, इसके पहले कुछ पीछे चले हम 50 साल 100 साल पहले, तो देखिए मनुष्य मनुष्य के आपस में प्रेम भाव कितना था, और आज क्या है तुलनात्मक दृष्टि से आप देखिए। कोई आता था सामने से तो कितना प्रेम से मिलता था, आज कोई भी आ जाए और बैठ जाए तो वो मोबाइल से गर्दन ही बाहर नहीं होती उसकी, वो देख ही नहीं पाता कि मेरे यहाँ कोई आया है। बात करना तो बहुत दूर की बात है। घर में ही जितने सदस्य रहते हैं वो एक दूसरे से नहीं बोल पाते हैं, सबके पास मोबाइल है, और इतने बिजी हो गए मोबाइल में कि वो एक दूसरे से बोल ही नहीं पाते हैं। भोजन बनाना उनको अच्छा नहीं लगता, आज की समस्या है ये। परिवार जुड़ता है भोजन के कारण। घर जिसे बोलते हैं उसमें किचन का होना बहुत आवश्यक है, किचन नहीं होगा तो वो घर नहीं कहलाएगा। तो किचन में काम करना आजकल धीरे धीरे एक फैशन बन गया है कि हम नहीं बनाएंगे रोटी। नहीं बनाओगे तो क्या होगा, किसी से बनवाएंगे। देखिए भोजन और दूसरे काम में आपको अंतर करना पड़ेगा। आप किसी भी दूसरे काम के लिए मजदूर लगा सकते हैं, किसी को भी नौकर को बुला सकते हैं, परंतु भोजन, ये भोजनालय है, ये आपका अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। और जो भोजन से आपका चरित्र बनता है, भोजन से आपके विचार बनते हैं। स्वास्थ्य तो बनता ही है, लेकिन विचार भी हमारे, लोग कहते हैं पुराने जमाने में, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन यानी विचार। तो आज विचार बिगड़े हुए क्यों हैं लोगों को? क्योंकि भोजन बिगड़ गया है। भोजन वो घर पे कम करेगा, होटल में ज़्यादा करेगा। वो फैशन समझता है, भाई आज छुट्टी कर दो, घर में भोजन बने, क्यों, सब चलो होटल में। अब होटल का भोजन किसने बनाया है, बनाने वाले के संस्कार क्या हैं, वो भी आपके स्वभाव में आएंगे। वहाँ सब लोगों को देखेंगे आप जिस प्रकार से, वो उनके स्वभाव, उनके विचार भी आपके दिमाग में आएंगे, आपके विचारों को वो भी प्रभावित करेंगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे आपके मन में बहुत सारे विचार नहीं, विकार आएंगे। जैसे शरीर में विकार आते हैं, कब्ज हो जाती है, मल भरे हुए हैं, लीवर से खराब हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं। इस प्रकार से जब मन में विकार आते हैं तो मन भी कई प्रकार की समस्याओं से जूझने लगता है। बहुत सारी उसमें नशे की आदत पड़ जाती है। इन्हीं सब बातों से फिर उसको रात को नींद नहीं आती है, वो नींद की तरह बेचैन होता है। पैसा उसके पास है, वो अच्छा से अच्छा मकान खरीद सकता है, अच्छे अच्छे बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद खरीद सकता है क्या? नींद नहीं खरीद सकता। अच्छा चरित्र कहीं दुकान पे मिलता है क्या? वो तो आपको बनाना पड़ेगा, अपनी आदतें सुधार के बनाना पड़ेगा। और योग भी उसमें सहायता करता है, ये हम आगे चल के बताएंगे। अभी तो हम समस्याएं बता रहे हैं आपको। विदेशों में देखिए आप, हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन विदेशों में क्या है, वहाँ सुख सुविधाओं के साधन प्रचुर मात्रा में, पैसा उनके पास बहुत है, अच्छे अच्छे वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी भारत से ज़्यादा बाहर के विदेशों के लोग, क्योंकि वो विकसित देश है। हमारा देश अभी विकासशील है, ये उन्नति को ये कह रहा है कि हम विकासशील। अब विकास क्या होता है इनकी नज़र में? वो सुख सुविधाओं को बढ़ाना। आपकी नज़र में विकास क्या है? हमारे चरित्र में सुधार, हमारी आदतों में सुधार, हमारा एक दूसरे से प्रेम बढ़ाना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, दूसरे के दुख में काम आना, ये हमको चाहिए। विदेशों में लोगों को क्या चाहिए? उनको चाहिए अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगले, अच्छे घर में ऐशो आराम के साधन, वो इसको विकास मानते हैं। तो आज जो देश, आज जो मनुष्य समाज जिस विकास की ओर जा रहा है, वो एक कुआं है अंधेरा, जिसमें सबको गिरना है। और इस बात की चिंता हमारे ऋषि मुनियों ने कर ली। उनको समझ में आ गया था कि आगे चल के मनुष्य का कितना पतन होने वाला है।
इसलिए अब इसको दूर कैसे करना, हमारी चिंता वो लोग करते हैं, हमारे ऋषि मुनि। वो अपने स्वार्थ में डूबे नहीं है, उनको धन नहीं कमाना है, उनको ऐशोआराम की जिंदगी नहीं जीना है, वो हमारी चिंता में डूबे हुए हैं। और वो उन्होंने उपाय खोज लिया है योग का। योग को जब कठिन था तो लोग दूर भागते थे, तब उन्होंने चिंता करी, फिर उन्होंने योग को सरल बनाया, ऐसा बनाया कि जन साधारण उसको आराम से अपना सकता है और अपने सुधार कर सकते हैं। तो अब कुछ लोग हमारे यहाँ के धार्मिक लोग इसमें लगे हुए हैं, कोई कथा कर रहा है, कोई मंदिरों में बुला के पूजन पाठ करवा रहा है, कोई हवन करवा रहा है। लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि जो लोग ये करवाना चाहते हैं उनका असली उद्देश्य पैसा कमाना है, उनको आपकी भावनाओं का दोहन करना है, आपसे दान दक्षिणा लेना है, न कि आपके चरित्र को सुधारना। करते तो हैं वो, लेकिन उनके उद्देश्य अपने निजी हो गए हैं, निजी उन्नति करने का। तो अब हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने योग को हमारे सामने पेश किया है, हम उनकी बातों को देखें। अब मानसिक रोग को उन्होंने समझा, ये मानसिक रोग क्या है, इसे भी थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें बहुत से लोग तो समझते हैं कि ये एक धर्म की चीज़ है, धार्मिक काम है, तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इससे दूर होने लग गए, उन्हें कहे तो धर्म का काम है। लेकिन ऋषि मुनियों ने भी इस बात को समझाया है कि योग एक विज्ञान है, यह धार्मिक आचरण नहीं है, ये ईश्वर प्राप्ति का भी साधन नहीं है, ये आपके जीवन को उन्नत अवस्था में ले जाना है चारित्रिक रूप से। क्योंकि नैतिक पतन लोगों का हो चुका है, उस नैतिकता योग में जो आपको लाभ होने हैं, आपके मन के जितने विकार हैं वो उनमें विचारों के द्वारा सुधार करना है। योग की अनेक प्रकार की इसमें तकनीकें अपनाई जाएगी, उसकी चर्चा भी हम आगे चल के करेंगे। लेकिन अब रोग जो होते हैं पहले आप उनको नाम देख लें। एक तो नशे की आदत, आप इसे रोग नहीं मानते, लेकिन मनोरोग चिकित्सकों ने विश्व में एक संस्था बनाई है, उन्होंने अध्ययन किया है कि मानसिक रोगों में एक एडिक्शन जो होता है, नशे की लत। अब उसमें नशा का मतलब क्या होता है, लत, आदत, बुरे काम करने की आदत, उसको कहते हैं एडिक्शन। तो मोबाइल रोग को उन्होंने सर्वप्रथम माना कि अभी आज जो सबसे मनुष्य समाज के लिए खतरा है वो है मोबाइल की आदत। मोबाइल नहीं, मोबाइल से तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बिना काम के दिन भर उसमें व्यस्त रहते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं तो चित्त की जो चंचलता है वो बढ़ जाती है, अनेक चीजें देखते हैं तो आपका चित्त बिखर जाता है। योग के द्वारा हम चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं, तब मन में शांति आती है। लेकिन ये लत जो पड़ी हुई है हमारी, ये क्या करती, चित्त की वृत्तियों को बिखेरती। चित्त की शक्तियों को बिखेर देने से चित्त की शक्तियां कमजोर हो जाती है और वो जीवन में कोई भी काम बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक मन अच्छा नहीं होगा, दिमाग अच्छा काम नहीं करेगा, तो आप कौन सा काम में सफल हो पाएंगे। देखिए नशे वालों को, उनको एक ही काम दिखता है, बस चलो पीने, चलो पीने। अब वो समझते हैं कि पी लेंगे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो सुख उनका क्षणिक, वो दुख भूल जाते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए भूलते हैं, और उसके बाद तो दुगनी तिगनी चिंताएं उन पर सवार हो जाती है, पैसे से वो बर्बाद हो जाते हैं, शरीर उनका खराब हो जाता है। शारीरिक रूप से देखो तो लीवर उनका खराब, गुर्दे उनके खराब, हार्ट उनका खराब, फेफड़े उनके खराब, ये तो होता ही है। और इसकी वो फिर चिकित्सा में सारा धन अपना बचा खुचा वो भी व्यय करते रहते हैं, काम कुछ कर नहीं पाते हैं, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। ये तो शारीरिक रूप से हुआ, लेकिन उनका मानसिक रूप से उनके व्यवहार कैसे हैं। अगर समाज में इस प्रकार के लोग मिलेंगे तो समाज में एक दूसरे से बोलने लायक आदमी नहीं बचेगा। आप किसी से बातचीत करने गए, वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो क्रोध कर रहा है, वो आपको गाली दे रहा है,
आप भी क्रोध कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये क्या शारीरिक रोग नहीं है, ये मानसिक रोग है। तो मानसिक रोगों से बचने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आज धर्म से लोग कितने जुड़े हुए हैं, वास्तविक धर्म से, दिखावे के धर्म में से बहुत लोग जुड़ गए हैं लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदले। धार्मिक कार्यक्रम हमने इसलिए अपनाए थे कि उससे हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा। असली चिंता हमारी भी और योगियों की भी एक ही है कि मनुष्य समाज अच्छा शांति प्रिय हो, प्रेम, दया, करुणा, संवेदनशीलता, ये उसके अंदर अच्छे गुण आए और बुरे गुण उसके अंदर जो है वो दुर्गुण है वो दूर हो जाए। तो उन सब के लिए योग का जो मार्ग है आपके सामने, आप आते भी हैं। आप देखिए कि कुछ प्रयोग आप लोग सुन रहे हैं, ये सामने जो व्यायाम कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, गया प्रसाद, आप लोग योग करा रहे हैं तो आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ओम। उनकी कक्षा अलग लग रही है, वो जी सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरीका से सुन रहे हैं सर। हम सुन रहे हैं, उनका वीडियो ऑन है। कि जब तक आप सुनेंगे तो फिर केवल सुनेंगे, आप दो काम कैसे कर सकते हैं, उसमें पूरा ध्यान कैसे जाएगा आपका? ये अपने कार्यक्रम में जुड़े हैं तो ये क्या कर रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं हम। अब योग में सुधारने के उपाय, योग में सुधार कैसे होगा, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके संबंध में कुछ इसके योग बनाए हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि विदेशों में जाते हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई। क्या बातें बताई कि नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड वगैरह कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर संपत्ति तो बहुत है, लेकिन विपत्तियाँ, जो शारीरिक रूप से बीमार होते हैं वो, और उनमें चित्त की वृत्तियाँ उनकी बिखरी होने से अनेक मनोरोगों से वो पीड़ित हैं। वहाँ पागलों की संख्या ज़्यादा है और पागलों के अस्पताल वहाँ बहुत बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का पागलपन कम नहीं हो रहा है। वहाँ के एक बार जो भर्ती हो गया तो जीवन भर के लिए भर्ती हो जाता है। वहाँ का एक अनुभव मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे देश के बिहार प्रांत से, मुंगेर आश्रम से कुछ वहाँ साधु लोग योग सिखाने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ तो ट्रीटमेंट चलता है गोलियों दवाइयों से, लेकिन वहाँ जाकर इन्होंने जो परिवर्तन उसमें किया उन लोगों को पहले इन्होंने षटकर्म करवाए। षटकर्म क्या होते हैं, इसमें भी किसी दिन आपकी क्लास में लूँगा, फिर अभी थोड़ा बताता हूँ। नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, नोली, और ये 6 प्रकार की क्रिया होती है। तो उन 6 प्रकार की क्रियाओं से पहले वो सारा शरीर आपका शुद्ध कर देते हैं। जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो उसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है, और शुद्ध खून आपके शरीर में जब बनेगा तो शुद्ध रक्त आपके मस्तिष्क को मिलेगा और मन के विकार भी उससे दूर होते हैं। षट कर्म एक बहुत बड़ा साधन है हमारे योग में। आज हम योग को करते तो हैं, लेकिन हम कुछ शारीरिक क्रियाओं के अलावा शुद्धिकरण की कोई क्रिया नहीं करते। तो शुद्धिकरण उन्होंने जहाँ करवाया, उनको षटकर्म करवाया, पानी पिला पिला के उनको उल्टियाँ करवाई, उनको संग प्रक्षालन करवाया, त्राटक करवाया, उनको ध्यान करवाया, प्रार्थनाएं करवाई। जैसे मंदिरों में प्रार्थना होती है, प्रार्थना भी उपचार है, लेकिन वो प्रार्थना के तरीके से प्रार्थना होना चाहिए जिससे हमारा मन शांत होता चला जाए। ध्यान करवाया, योग निद्रा करवाई, और देखा कि उनके पागल खाने से धीरे धीरे लोग जाने लगे और पागल खाना शून्य हो गया, खाली हो गया।
वहाँ के लोगों ने कहा कि अरे अभी तक तो हम अस्पतालों के भरोसे थे। फिर उन्होंने करा ये कि जगह जगह योग कक्षाएं खुलवाई। अब वहाँ हर स्कूल में, हर अस्पताल में, हर मोहल्ले में जगह जगह योग कक्षाएं खुल रही और वो लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ योग को हम ऐसे आंख मीच के कर रहे हैं। हम नहीं समझ रहे कि इससे कब फायदा होगा और कैसे फायदा होगा, लेकिन हमने जो देख लिया कि इसने किया इतना, बस उतना ही मैं कर लूँ। आज आवश्यकता है योग को एक परिष्कृत रूप में अपनाने की। योग में षटकर्म भी चलना चाहिए। षटकर्म चलने से आपके हाथ पैरों की, शरीर की जो अकड़ावन है, जो जकड़ावन है, और जिसके कारण हाथ पैरों में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, ये सारे विकार आपके शरीर के जब बाहर निकलेंगे तो शरीर भी आपका इतना सुंदर हो जाएगा, लचीला हो जाएगा और रोग मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, आगे चलकर यही परिणाम आपके मन पर भी पड़ेंगे, आपके चित्त पर भी पड़ेंगे। मन जैसे जैसे आपका शांत हो जाएगा, दिमाग आपका विश्राम करने लगेगा, आपको गहरी निद्रा आने लगेगी, तो आपका स्वास्थ्य इतना बढ़िया हो जाएगा। फिर ये नशे की आदत भी छूट जाएगी। जितने की मोबाइल की आदत हो, चाहे आप पीने की आदत हो, चाहे खाने की आदत हो, नशे की आदत षटकर्म के द्वारा फौरन छूट जाती है। अब षटकर्म में मुख्य चीज जो होती है, पहले हमारा पेट साफ करना। तो पेट साफ करने के लिए आजकल एनिमा भी चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पुरानी पद्धति में संघ प्रक्षालन था। अब पेट साफ हो रहा है, उसके बाद में आपको ऊपर का जो साफ करना है, दिमाग में है, नाक में है, साइनस में है, तो नेति क्रिया, जल नेति, सूत्र नेति करते हैं आप। तो नोजल में जितना कफ जमा हुआ है, साइनस में जितना विकार जमा हुआ है, वो सब निकल जाता है। पेट में एसिड जमा हुआ है तो आप उल्टी करिए, वमन करिए, इसको कुंजर क्रिया बोलते हैं। षटकर्म का वो भी एक अंग है। पेट भी आपका बिल्कुल निर्विकार हो जाएगा। आते आपकी कब्ज है, संघ प्रक्षालन से आदरणीय एनिमल। अशोक जी, आप वीडियो बंद कर लें। आदरणीय अशोक पटेल जी, वीडियो हिल रहा है आपका जी। हाँ, ओम ओम। तो आगे चल के मैं बता रहा हूँ, नैतिक क्रिया, वमन क्रिया, शांत प्रक्षालन। फिर हमारा मन जब विचलित होता है, उसको एकाग्र करने के लिए हमारे षटकर्म में त्राटक, एक बिंदु आप दीवार पर लगा लें, चाहे आप कुर्सी पर बैठे, चाहे आप पद्मासन में बैठे, और अपनी आंखों से 1.5 फीट की दूरी पर आप बैठ जाएं और लगातार उस काले बिंदु को, बिंदु ये है कि जो महिलाएं लगाती है बिंदिया बड़ी वाली, वो लाल होती है, कहीं से आप काला टुकड़ा इस प्रकार का काट लें और चिपका दें। उस पर बैठ करके लगातार एक टक आप देखेंगे तो थोड़ी देर में आपकी आंखों से पानी आ जाएगा। पानी को पोंछ ले, आप पुनः देखना शुरू करें। ऐसे अवधि आपकी 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, और लगातार जैसे जैसे आपकी अवधि बढ़ती जाएगी, आप में एकाग्रता आती जाएगी। फिर आपका बिखरा हुआ चित्त एकाग्र हो जाएगा और वो सारी बुराइयों को अपने आप छोड़ने लगेगा, अपने आप छोड़ने लगेगा। ये देखिए आप कितना फर्क पड़ता है। आपको कोशिश नहीं करना, आप केवल त्राटक करेंगे, बैठने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, रीढ़ में ताकत आएगी। आपके बैठने से ताकत आती है रीढ़ में, सीधे बैठने से। यदि आप आड़े टेढ़े बैठे हैं, टेंके से बैठे हैं, तो रीढ़ आपकी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए रीढ़ को जितनी सीधी करके आप बैठेंगे, और पद्मासन में रीढ़ सीधी रहती है, वज्रासन में सीधी रहती है, और बद्ध सिद्धासन में जो पैरों से एड़ी लगा के करते हैं, ये 3 आसन हमारे महात्माओं के खास थे, वो यही करते थे। बहुत सारे आसन वो नहीं करते थे। पद्मासन में बैठे हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लगातार एक आसन में बैठे रहते थे। अब उनकी रीढ़ कितनी मजबूत हो जाती थी। वो चलते थे तो सीधे, बैठते थे तो सीधे। तो सीधे बैठने से हमारी रीढ़ जब मजबूत होती है तो बाकी शरीर की क्रियाएं होने में बड़ी आसानी होती। जैसे श्वास लेंगे आप,
यदि आप सीधे बैठे हैं तो आप पूरी तरह से श्वास ले पाएंगे। यदि आप आड़े टेढ़े बैठे हैं या शरीर को झुका के बैठे हैं तो आप पूरी तरह श्वास नहीं ले पाएंगे। फेफड़े को फैलने के लिए स्थान चाहिए। आप सीधे बैठे हैं तो आपका पेट बिल्कुल दबा हुआ रहेगा। आराम से श्वास आपका नीचे तक फेफड़े जाएंगे, लंबाई में लंबे हो जाएंगे, पूरी श्वास भरेंगे, पूरी ऑक्सीजन की मात्रा लेंगे, फिर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। अभी आप जब आड़े टेढ़े बैठते हैं श्वास बहुत छोटी चलती है आपकी, इतनी छोटी चलती है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन लेती है और थोड़ा सा ही मल बाहर निकालती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब पूरी तरह से रक्त साफ नहीं होगा, वो गंदा रक्त आपके ब्रेन को भी मिलेगा तो ब्रेन क्या करेगा, कौन से काम कर पाएगा? लीवर को मिलेगा, लीवर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। पेंक्रियाज को मिलेगी तो वो डायबिटीज पैदा कर देगी, उसको नहीं मिलेगा। आंतों को नहीं मिलेगा तो कब्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन आपके शरीर को, दिमाग को, सबको अति आवश्यक है और वो मिलेगी गहरी श्वास से। वो गहरी श्वास उसी की चलेगी जिसकी रीढ़ सीधी है। जो सीधा बैठा हुआ है, कंधे जिसके पीछे हैं, वो पर्याप्त मात्रा में फेफड़ों को फैलने की जगह है। तो सीधा बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। आप बहुत सारे आसन लगा लेते हैं लेकिन बैठ सीधा नहीं पाते हैं तो फिर फायदा क्या हुआ? बहुत सारे आसन लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला आसन तो ये है कि आप सीधे बैठें और भरपूर फेफड़े पूरी क्षमता के साथ श्वास लें। ये पहला आपका इस योग की ABCD है। बैठना सीखें। पद्मासन में बैठें, चाहे पद्मासन नहीं लगे तो सीधे सरल आसन में बैठ जाएं आप, लेकिन आपकी रीढ़ सीधी हो। रीढ़ जब सीधी होगी तो गहरी श्वास अपने आप चलने लग जाएगी आपकी, और जितनी लंबी गहरी श्वास चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन बाहर निकाल पाएंगे, तो रक्त आपका शुद्ध हो जाएगा। श्वास लेने का और मकसद क्या है? और क्या मकसद है? रक्त को शुद्ध करती है श्वास। ऑक्सीजन आपके ब्रेन को चाहिए तो ब्रेन को मिलेगी ऑक्सीजन रक्त के द्वारा। श्वास नहीं जाती ब्रेन में, फेफड़े में श्वास आती है, साथ में ऑक्सीजन वो दे देती है रक्त को, और वो रक्त शुद्ध होकर अपने हृदय में चला जाता है। हृदय उसको पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है उस ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारे शरीर का भोजन है। एक तो भोजन जो मुंह से हम लेते हैं, पेट में पाचन होता है, उसका रस बनता है, वो भी आपके रक्त में मिल जाता है, और फेफड़े से आकर ऑक्सीजन मिली वो भी आपके उसमें मिल जाती है। ये दो चीज लेके रक्त पूरे शरीर में भ्रमण करता है। दूसरी चीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर का कचरा है, वो रिटर्निंग ब्लड जो आपके वेन होती है, आपने जानते होंगे इस विषय में कि रक्त जाने की लाइन अलग होती है और आने की लाइन दूसरी होती है। आने की जो लाइन बोलते हैं उसको हम वेन, शिराएं जो गंदे रक्त वाली होती है, नीली नीली दिखती है, शरीर के ऊपर दिखती है, और जो गहरे में जाती है वो हमको दिखाई नहीं देती है, उसमें बड़ी तेजी से ब्लड फ्लो होता है। यदि वो कट जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाए, क्योंकि बड़ी तेजी से पाइप फट जाए तो उसको संभालना मुश्किल होता है। उसके किसी का हाथ अगर वो वेन शिरा कट गई, धमनी, तो इतनी तेजी से फव्वारा छूटता है कि छत भी छटा जाती है हमारी। इसलिए वो बहुत डीप है, वो कटने के चांस बहुत कम है उसके। शिराएं कटती रहती है, इनका गंदा रक्त है, ये बेहतर रहता है, मनुष्य को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन वो शिराएं, वो धमनियाँ, उनको धमनियाँ आर्टरी बोलते हैं, और जो गंदे रक्त वाली होती है इनको शिराएं बोलते हैं। तो शिराओं के द्वारा जो शरीर की गंदगी लौट करके आती है वो फिर हृदय में, और हृदय से वो शुद्ध रक्त का उनके पार्ट अलग होते हैं हिस्से, और अशुद्ध के अलग होते हैं। वो अशुद्ध रक्त फिर सीधा फेफड़े में जाता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो वो रक्त ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े उससे ले लेते हैं और प्रश्वास के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। और जो हम प्राणायाम करते हैं उसी क्रिया को हम विस्तृत रूप में करते हैं। गहरी लंबी सांस जैसे हम लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन रक्त को दे देते हैं, और जब सारी की सारी प्रश्वास हम बाहर निकाल देते हैं तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर चली जाती है।
ये क्रिया आपकी निरंतर श्वास के द्वारा चलती है, लेकिन हमारा ध्यान श्वास पे रहता नहीं है। हम दूसरे काम करते रहते हैं तो श्वास की गति अत्यंत धीमी हो जाए, हमें पता ही नहीं। हम आड़े टेढ़े बैठे हैं तो श्वास हमारी ठीक से चल नहीं रही है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम मोबाइल देख रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, हम कुछ टीवी में देख रहे हैं, हमारा ध्यान श्वास पे नहीं है। जो रक्त शुद्ध होने का काम हमारा चल रहा है वो स्वाभाविक रूप से चल रहा है, वो अच्छे रूप में चल रहा है या बिगड़े रूप में चल रहा है, हमारा पता नहीं। तो आपको श्वास के प्रति अलर्ट रहना एक ये अनुशासन है। योग में हम आपको सिखाते हैं अनुशासन। अपने शरीर को, अपने मन को, इनको आपको अनुशासित करना है। श्वास को अनुशासित करना है। इन सब के लिए आसन बने हैं शरीर के लिए, प्राणायाम बने हैं हमारी श्वासों के लिए, ध्यान बना है हमारे मन को अनुशासित करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान भी प्राप्त करना, कैसे करना कैसे नहीं करना, इनको सीखना, समझना। और एक आदतवश जो हम योग करते हैं, आदतवश क्या कर लिया, कपालभाति कर ली, क्या कर लिया, मरकटासन कर लिए, ताड़ासन कर लिया, हास्यासन कर लिया और हम अपने घर चले गए। लेकिन आपका पूर्ण रूप से योग हुआ नहीं। जिस पर्पज के लिए आप घर से चले थे वो पर्पज आपको पूरा हुआ नहीं। शरीर में शरीर को अनुशासित करना, अर्थात आप जैसे झुकना चाहते हैं वो शरीर झुक नहीं पाता है, इसका मतलब वो आपका कहना नहीं मान रहा, ये अनुशासनहीनता हुई शरीर की। आप चाहते हैं झुकना और शरीर उतना ही झुक सकता है तो वो आपके कहने में हो गया, आपके आर्डर में चलेगा वो, इसको अनुशासित शरीर बोलते हैं। आज आवश्यकता है आपको पहले हमारे शरीर को अनुशासित करना। तो अनुशासित करने के लिए रोड़े क्या हैं? रोड़े हैं उसके अंदर भरा हुआ कचरा, मल, उसको हम षट कर्मों के द्वारा निकालते हैं। तो पहला अभ्यास जो होता है योग में हठ योगियों का, वो होता है षट कर्म। षट कर्म के बाद आपसे आसन लगेंगे, फिर आप देखेंगे कि जो आसन हम वर्षों से नहीं कर पा रहे थे हम तो फौरन करने लग गए। तो षट कर्म जब आप करेंगे, कुंजर क्रिया करेंगे, नेति करेंगे, धोती करेंगे, बस्ती करेंगे, नोली घुमाएंगे, त्राटक करेंगे, शंख प्रक्षालन करेंगे, तो इनके बाद फिर आप देखेंगे कि जो भी आप शरीर को जितना झुकाना चाहते हैं वो झुक जाएगा, जितना मोड़ना चाहते हैं उतना मुड़ जाएगा। ये हमारा शरीर का हुआ अनुशासन। इसके बाद अगली सीढ़ी हम चलेंगे, प्राणायाम करने के लिए हमारी श्वासों को अनुशासित करेंगे। अनुशासित का मतलब हमारे अनुसार चलाना, हमारे नियंत्रण में रखना। बच्चे को अनुशासित करने का मतलब होता है बच्चा आपकी आज्ञा का पालन करे, यह होता है अनुशासन। पहले आप अपने शरीर पर अनुशासन करें कि शरीर आपकी आज्ञा का पालन करे, फिर श्वास आपकी आज्ञा का पालन करे और फिर मन आपकी आज्ञा का पालन करे। यही योग का लक्ष्य। इससे आपका चारित्रिक उत्थान होगा, नैतिक उत्थान होगा, आपका सारे बुरे विचार विकार ये सब सारे दूर हो जाएंगे। और मनुष्य जिन रोगों से आज पूरी दुनिया भयंकर रूप से व्याप्त है उनके शरीर में, उनके दिमाग में, और वो दौड़ते हैं इसका इलाज कराने। इलाज करने के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं आज सरकार के पास, वो गोलियों से है। गोलियों से इलाज होते नहीं है, क्योंकि होते तो फॉरेन वालों के पास तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन वह पागलों की भरमार है। वो दौड़ के इंडिया आते हैं, भारत, यहाँ ढूंढते हैं योगियों के आश्रम, योग के आश्रम, वो यहाँ ठीक हो के फिर वहाँ जाते हैं वापस। तो अब हमारे यहाँ से योगियों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फॉरेन में जाते हैं योग सिखाने। बड़े बड़े सैनिटोरियम खुले हुए हैं योग के वहाँ पर। तो आपसे कहने का मतलब मेरा ये कि जैसे ही हम षट कर्म करते हैं आपका शरीर बिल्कुल अनुशासित होने लग जाएगा, वो ठीक से बैठने लग जाएगा। आज आप सीधे बैठ नहीं सकते क्योंकि शरीर कहना नहीं मान रहा, वो बार बार झुक रहा है, वो बार बार आड़ा टेढ़ा हो रहा है।
वो जब ऊपर से शरीर दबेगा तो पेट आपका बाहर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा बाहर, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ा। और यदि आप रीढ़ सीधी करके बैठे तो पेट अपने आप भीतर चला जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। लीवर फ्री रहेगा तो लीवर ठीक से काम करेगा, आंतें फ्री रहेगी, आंतें काम करेगी, पेंक्रियाज आपकी है तो ठीक से काम करेगी, तो मधुमेह रोग हो ही नहीं सकता है। फेफड़े ठीक से सांस लेने लगेंगे, हृदय को आराम मिलेगा क्योंकि उसको स्पेस मिल जाएगा। स्पेस की कमी हो जाती है हमारे आड़े टेढ़े बैठने से। रीढ़ आड़ी टेढ़ी हो गई तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण रीढ़ आपकी कमजोर होने लगेगी, फिर आपकी कमर अपने आप झुक जाएगी, आप नीचे गर्दन करके चलेंगे। अभी आप अपने आप को देख सकते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। अपने रोगों का, शारीरिक रोगों का मुआयना करें और उसके बाद चलें, ध्यान के अंदर बैठें और मन के रोगों का मुआयना करें। क्या मैं गुस्सा करता हूँ? क्या मैं चिड़चिड़ा हूँ? क्या मुझे किसी प्रकार खाने पीने की लत है? क्या मुझे मोबाइल की लत है? ये आप अपना निरीक्षण स्वयं करें और एक डायरी बनाएं। उस डायरी में आप सवेर से शाम तक आपके व्यवहार, लोगों से आज मैं कितने से चिढ़ा, मैंने आज कितनों के प्रेम किया, मैंने कितनों की सहायता की, दीन दुखियों की मैंने लिए क्या किया, आज मैंने अपनी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कितनी देर तक किया और मैं उसमें कितना सफल हुआ, या कि मुझे इन कामों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती है, ये भी बात हो सकती है। तो ऐसी एक डायरी बनाएं और उस डायरी में सारी अपनी जो है गलतियां अपने से होती है, अपनी आदत के वश होती है, उनको लिखें। जब रोगों के बारे में आपको पता चलेगा, आप ध्यान से देखेंगे कि मनोरोग कितने मेरे अंदर। शरीर के रोग तो सबको पता रहते हैं और चेकअप डॉक्टर करते हैं तो खुद ही बता देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है ज़्यादातर मनोरोगों पर। तो मनोरोगों को पहले तो आप लिस्ट बनाएं और जाने कि ये रोग है भी कि नहीं मेरे अंदर। बहुत से तो मानते मेरे पास तो कोई मनोरोग नहीं है, पर आप जब सुबह से शाम तक के अपने व्यवहार, घर में आप पत्नी पे कितनी बार नाराज हुए, बच्चों को कितनी बार थप्पड़ मारा, अपने पड़ोसियों से कितनी बार झगड़ा किया, अपने भाई बंधुओं से कितने प्रकार से लोभ लालच के कारण आप मुकदमेबाजी कर रहे हैं, ये तमाम बातें आपके मनोरोग हैं। जब तक ये मनोरोग आप में रहेंगे आप जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। और ये आपकी चेतना की उन्नति, ये आपके व्यक्तित्व का परिवर्तन हमें चाहिए योग के द्वारा। योग यदि आप करते हैं तो ये परिवर्तन आप में होना चाहिए। यदि नहीं हो रहे हैं तो इनके उपाय हैं हमारे पास। अभी मैंने शारीरिक उपाय बताए, अब मैं आपको मानसिक उपाय बताता हूँ, जिसमें ध्यान, योग निद्रा, प्राणायाम, ये इनसे आपके मनोरोग दूर होते हैं। सबसे पहले आपको शारीरिक रोग दूर करना होंगे, तब जाकर के आपके मनोरोग दूर होंगे। मानसिक रोगों के उपाय, और हम ये करवाते भी हैं। आपको मैंने योग निद्रा पहले करवाई थी, वो हमको रोज चाहिए। ध्यान करवाया था, वो हमें रोजाना चाहिए। प्राणायाम के बारे में समझना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग ठीक से प्राणायाम नहीं कर पाते, कारण कि उनको उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली, उसका ज्ञान नहीं मिला। अभी तक वो देखा देखी योग कर रहे हैं, कहीं टीवी में देख लिया, कहीं किसी व्यक्ति को करते हुए देख लिया, चाहे उसने गलत किया हो, लेकिन हम उनको उसके नकल कर रहे हैं। तो योग की ठीक से जानकारी होना, फिर योग को करना, और नहीं तो हम अपने ये साप्ताहिक हमारा जो कार्यक्रम होता है, हम इसी की प्रक्रिया को और आगे लंबी चलाएंगे। हम षटकर्मों के बारे में बोलेंगे, हम षटकर्म करवाएंगे, ध्यान करवाएंगे, योग निद्रा करवाएंगे, और निश्चित रूप से फिर एक दिन वो आएगा कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ, पहले मेरे व्यवहार ऐसे थे और अब मेरे व्यवहार ऐसे हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ये बरसों की आदतें बिगड़ी हुई है। मन में विकार बहुत सारे भरे हुए हैं, मन हमारा अनुशासित नहीं है। हम चाहता है तो भाग के मत जाए, लेकिन वो तो हम घर रहता ही नहीं है, वो तो दुनिया के विषयों में फंसा पड़ा है, वो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन योग के पास तो उपाय हैं। हमारे महात्माओं ने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर कि उन्होंने सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध करा दी है। बस समझदारी के साथ उसको अपनाना है, धैर्य के साथ।
कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और ये काम हुआ आपके लिए, आपके बच्चे भी हैं घर में, वो स्कूल जाते होंगे। स्कूल में भी आजकल जो पढ़ाई जिस ढंग से होती है, जिस ढंग से उनको पढ़ाया जाता है, वहाँ भी उनका योग का कोई महत्व नहीं है उनके पास। तो अगले कार्यक्रम में हम ये भी बताएंगे कि बच्चों के लिए क्या करें, उनको कैसे सुधारें। उनको भी लतें पड़ी हुई है बहुत सारी। आजकल जिसके घर में देखो बच्चे के पास मोबाइल है, और जरूरत नहीं होते हुए भी वो दिन भर उसको देखता रहता है। तो आप तो अपने को सुधारेंगे, लेकिन बच्चे अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे। तो अगला जो कार्यक्रम हमारा होगा, स्कूलों में किस प्रकार से कार्यक्रम लागू करना कि बच्चे भी अनुशासित हो जाएं। योग का मतलब होता है अनुशासित होना, शारीरिक रूप से, प्राणिक रूप से, और मानसिक रूप से, और आध्यात्मिक रूप से। हमारा मन जब शांत होगा तो हम परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जब तक हम संसार के विषय भोग में, सुखों के उपभोग में, संपत्तियों के द्वारा सुविधाओं का लाभ लेने में लगे रहेंगे, कभी भी हम आत्मा की ओर लौटेंगे नहीं। आत्मा की ओर नहीं लौटे तो जीवन में सुख मिलेगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं, और ये बाजार में खरीदने से नहीं मिलती। इसलिए योग को समझते हुए अपनाओ। पहले योग को समझो, पढ़ो, उसके बारे में ज्ञान अर्जन करो, और जहाँ सुविधा मिले तो सबसे पहले षट कर्म अपनाओ। षट कर्म के बाद फिर अपने आप आपका शरीर अनुशासित हो जाएगा, तो आगे की क्रियाएं बहुत सुलभ हो जाएगी आपके लिए। श्वास आपके नियंत्रण में अपने आप आने लगेगी, मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा, और भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति आपकी रुचि पैदा होगी। सारे समाज के लिए तो आप उपयोगी बनेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की जब संख्या बढ़ेगी तो समाज में सुधार होंगे। और यदि मानसिक रोगियों की समस्या, जो कि आज हमें दिखाई दे रही है सड़कों पे, पेपर अखबार उनके दुष्कर्मों से भरे पड़े हैं, ये क्यों है? ये मानसिक रोगी हैं, अनुशासित नहीं है इनका जीवन। तो हम पहले अपने को सुधारें। हमारे श्री राम शर्मा जी के शब्दों में बोलूं तो पहले हम सुधरें, फिर जगत सुधरेगा, क्योंकि शुरुआत होती है हमारे व्यक्तित्व से। हरिओम। ओम। मैं सोचता हूँ कि आज का कार्यक्रम, इसके बाद थोड़े बहुत अपनी समस्याएं प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। अब आपकी प्रतिक्रिया के लिए मैं बैठा हूँ। जी ओम, ओम। बहुत बहुत आभार। आपने आज हमें योग के एक नए स्वरूप से परिचित कराया। इसके लिए हम आपको नमन करते हैं, आभार करते हैं, और पूरे सदन की ओर से हम आपको नमन कर रहे हैं, हार्दिक रूप से नमन कर रहे हैं। डॉक्टर किशोर दुबे जी ने अपना हैंड रेज किया है, मैं उनको आदर से आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रश्न करें। जी ओम। आज के मुख्य अतिथि जी ने बहुत ही अच्छा विवरण दिया। मुख्यतः उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शारीरिक योग के बारे में और उपचारों के बारे में तो बहुत सारा कहा जाता है, लेकिन मानसिक रोगों के बारे में कहा नहीं जाता, ये वास्तविकता है। उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं कि भाई दिन भरे में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसके साथ कैसे कैसे बर्ताव किया। ये यदि हम लिखने की आदत करें या कम से कम मन में सोचने की आदत करें तो भी बहुत सारी बुराइयां कम होती है, और अच्छे काम जो है वो बढ़ते हैं, सामाजिक काम भी बढ़ते हैं। यह जो पहलू दिया बहुत अच्छा है। मेरा नम्र निवेदन है हमारे अतिथि जी से कि आपने सर मानसिक रोगों की एनलिस्टिंग तो किया, बताया भी, लेकिन उसके उपचार करने के लिए क्या क्या कदम कैसे कैसे उठाने चाहिए, व्यक्तिगत रूप पे, सामाजिक रूप पे, स्कूल के रूप में, इसके बारे में और थोड़ा विवरण यदि आप देते हो कि वो ये मानसिक रोगों को दूर करने के लिए क्या क्या पहलू होते हैं और कैसे कैसे हमने चलना चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हरिओम। मैं बता रहा हूँ, शुरुआत हमारी होती है शरीर से, तो शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है।
क्योंकि रक्त शुद्ध जब होता है तो वो रक्त हमारे मस्तिष्क में जाता है। गंदा रक्त मस्तिष्क में जाता है तो हमारा सुधार नहीं हो सकता है। तो रक्त को शुद्ध करने के लिए पहले हमारे शरीर में फंसे हुए जो मल है, जैसे कि आंतों में विकार फंसा हुआ है, गुर्दे में फंसा हुआ है, गुर्दा परेशान है निकाल निकाल करके विकारों को, लीवर हमारा खराब हो रहा है, तो ये पहले इनके लिए हम करेंगे षटकर्म। षटकर्म में क्या होता है, उसमें पूरे शरीर की सफाई हो जाती है, मस्तिष्क की भी। ये तंत्र हमारा जो दिखाई पड़ता है स्थूल शरीर, इसमें मस्तिष्क नाम की एक मशीन भी है भीतर, और पूरे पाचन संस्थान की मशीन है, रक्त संस्थान की है, मांसपेशी संस्थान है, कंकाल संस्थान है, ऐसे अनेक छोटे छोटे इकाई के रूप में संस्थान हमारे शरीर में बने हुए हैं। उनमें सब में दिन रात कचरा फंसता है, कचरा बनता है, कहीं बाहर से नहीं आता। बाई प्रोडक्ट, जैसे कोई कारखाना चलता है तो उसमें से गंदा पानी और कचरा बहता है नाले के रूप में। हमारे शरीर में से आंतें मल के रूप में निकालती है, गुर्दे हमारे पेशाब के रूप में निकालते हैं, चमड़ी हमारी पसीने के रूप में निकालती है, और श्वासें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में से गंदगी आई उसको बाहर निकालती है। ये चार मार्ग हमारे सफाई के हमारा शरीर निरंतर इस प्रयास में लगा रहता है, परंतु हमारे आदतें, हमारे कार्यक्रम ऐसे हैं कि हम उनको सफाई करने नहीं देते हैं। अब उदाहरण के लिए, पसीना अगर आपको आता है तो आप पंखा चालू कर लेते हैं, कूलर चालू कर लेते हैं, एसी चालू कर लेते हैं। अब आपके रक्त की चमड़ी के द्वारा जो सफाई हो रही थी, वो कचरा जो आपका चमड़ी के नीचे आके पड़ा था, क्या वो निकला बाहर? नहीं निकला। अब आप भोजन करते हैं तो भोजन आप दिन भर करते हैं, आपका मुंह ही बंद नहीं रहता है, तो भोजन को एक बार आपने पेट में गया तो वो भोजन को 4-4.5 घंटे लगते हैं पचाने में। लेकिन बीच में आप तुरंत और उसमें डाल दिया तो वो प्रक्रिया पाचन की बिगड़ गई। चलते काम में आपने और सामान उसमें लाद दिया तो पेट उसको कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले पचाया उसको लिए मैं क्या केमिकल मिलाऊं, और अब जो इसने एक नया सामान डाला इसके लिए दूसरा केमिकल मिलाऊं। दोनों केमिकल मिल करके न्यूट्रल हो गए तो भोजन भी नहीं पचेगा, सड़ेगा। एक आदत सुधारना पड़ेगी भोजन करने की। भोजन के लिए नियमित समय बांधिए, और भोजन हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं, न कि इस थैले सरीका शरीर को भरने के लिए करते हैं। जितनी चीज़ें हमको नजर आई सब हमने पेट में डाली, ये खाया नहीं आपने, पेट को भरा। आप जैसे झोला नहीं भरते हैं, आप बाजार जाते हैं तो सब सामान लेके भरते जाते हैं झोले में, लेकिन ये पेट ऐसा नहीं है। जैसे ही कोई सामान गया वहाँ पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, केमिकल निकलते हैं विभिन्न प्रकार के। जो भोजन गया है उसके लिए उचित केमिकल क्या होगा ये लीवर तय करता है, और लीवर तय करता है एक भोजन, दो प्रकार के भोजन के लिए। ढेर सारे प्रकार के भोजन आपने कर लिए तो लीवर कंफ्यूज हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक से पाचन नहीं होगा, अन्न आपका सड़ेगा। सड़ेगा तो शरीर में कचरा ज़्यादा बनेगा, एनर्जी कम बनेगी, आप कमज़ोर भी हो जाएंगे और शरीर आपका लंबा चौड़ा फैल भी जाएगा। तो भोजन को सुधार, उसके बारे में भी हमने पहले भी की क्लास लिए, हम और भी क्लास ले सकते हैं। दूसरा, मल का निष्कासन। जो मल प्रोडक्ट आपका बाय प्रोडक्ट बना है उसकी व्यवस्था शरीर ने बना रखी है, लेकिन अब वो निकलेगा कैसे? जब आप रेस्ट करेंगे। जब रेस्ट का मतलब क्या? मानसिक रूप से रेस्ट, शारीरिक रूप से रेस्ट। यदि भोजन करने के बाद आपने परिश्रम किया शरीर से या दिमाग से, दोनों प्रकार से करने पर भी वो भोजन नहीं पचेगा। इसलिए रात में आपको भरपूर नींद सोना है, अंधेरा करके, और जल्दी से जल्दी सोना है। 9 बजे के पहले पहले आपको सो जाना है। 12 बजे के पहले रात की जो नींद होती है वो 1 घंटे की नींद और 12 बजे बाद की पूरी रात की नींद के बराबर लगती है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सो जल्दी उठो। आप यदि जल्दी सोए हैं तो 3 बजे 4 बजे आपकी नींद तड़ाक से खुल जाएगी। बॉडी उस समय आपसे कहेगी कि मल त्याग करना है,
तो आप पानी पिएंगे और जल्दी से मल त्याग करने चले जाएंगे। अब यदि उठे ही आप 10 बजे हैं, 9 बजे उठे हैं सवेरे, तो बॉडी तो रास्ता ही देख रही थी, ये उठे तो इसको मल त्यागने भेजूं। आप शरीर को दूसरे भी काम होते हैं, वो केवल आपके रास्ता नहीं देखेगा। अब आपने मल त्याग नहीं करा, उसने दूसरा काम शुरू कर दिया, वो मल त्याग का काम आपका पेंडिंग रह गया दूसरे दिन के लिए। सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती है अनियमित होने से। आप अपने जीवन में नियम बनाएं, मैं इतनी बजे सोऊंगा, इतनी बजे उठूंगा, इतना सवेरे पानी पीना है, फिर फ्रेश होना है, फिर नहाना है, थोड़ी देर ध्यान में बैठना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, कि अपनी शेड्यूल बनाएं। सोने का भी शेड्यूल बनाएं। सोने का एक नियम है, हमारे मस्तिष्क से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो आपको गहरी निद्रा में ले जाता है। और आपको निद्रा में रखते हुए वो अपना काम क्या करता है, वो शरीर के सारी गंदगी को बाहर निकालता है। वो मलाशय में मल पहुंचा देता है, पेशाब में आपका सारा गंदगी मिला के आपको गुर्दे को एक्टिव कर देता है, आपकी चमड़ी से पसीना वो निकाल देता है, आपकी श्वासों से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की व्यवस्था करता है। कौन? मेलाटोनिन, जो ब्रेन से निकलता है। लेकिन वो कब निकलता है? अंधेरे में। जरा भी लाइट जला लिया आपने तो वो गायब हो जाएगा, फिर आपको नींद नहीं आने देगा। मेलाटोनिन आपको सुलाता है। तो जहाँ लाइट जला के आप सोए तो लाइट जलाओ कि मेलाटोनिन नहीं निकलेगा, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, आधी अधूरी नींद आएगी। आधी अधूरी नींद आएगी तो कचरा साफ नहीं होगा। इसलिए हम सवेरे स्फूर्तवान होकर उठते हैं कि हमने गहरी निद्रा ली, इतनी देर में हमारे शरीर की साफ सफाई हो गई। रात में होती है, दिन में आप काम में लगे रहते हैं तो आपकी सारी एनर्जी दिन में जो है काम करने में लग जाती है। उस समय सफाई का कोई काम नहीं होता। सफाई का काम होता है निद्रा में। शरीर रेस्ट कर रहा है और वो मेलाटोनिन हार्मोन है, पूरे शरीर की देखरेख करता है, सारे अंगों को एक्टिव करता है अपने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। मलाशय अपना काम करेगा, मूत्राशय अपना काम करेगा, पसीने की ग्रंथियां अपना काम करेगी, श्वास प्रश्वास अपना काम करेगी। ये 4 नौकर हैं आपके, रात भर आपके शरीर को साफ करते हैं जब आप गहरी निद्रा में होते हैं। यदि आप नहीं सोए तो इनका काम ये नहीं करेंगे, न मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा, न आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, और शरीर सवेरे अकड़ाया हुआ, टूट रहा है, जकड़ाया हुआ है, आप अनुभव करते होंगे। योग एक विज्ञान है, साइंस है। करो और देखो, इसमें प्रैक्टिकल करो और नतीजा सामने देखो। ये आध्यात्मिक कथाओं जैसा नहीं है कि एकादशी करोगे तो इतना फल मिल जाएगा, इतनी गायों का पुण्य मिल जाएगा। कब मिलेगा, किसने देखा, वो मानने की चीज है। उसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा इस पर हमारा विश्वास भी नहीं जमता। लेकिन योग क्या है? प्रैक्टिकल है। आपने आज योग किया है, प्राणायाम किया, आज ही आपको फायदा मिलेगा। महीने भर किया, महीने भर में आपको फायदा मिल जाएगा उतना। ये विज्ञान है, ये प्रैक्टिकल रूप है। काम जी करो। ओम। मैं अगला प्रश्न आदरणीय अनिल जी का हैंड रेज है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रश्न करें। जी ओ। ओम। सदन को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। मैं जय श्री मेरा दो दो आवाज जा रही है सर ना? हाँ, थोड़ा सा स्पष्ट करो। हाँ थोड़ा जोर से बोले। हाँ, ठीक है। जी, मैं दो प्रश्न करना चाहता हूँ। एक तो सर आपने बताया कि खटकर्म करना, तो ये छठ कर। तो लगता, हाँ षटकर्म, तो हाँ, ये तो हमको लगता है कि आमने सामने बैठ के करने में ज्यादा उसका फल मिलेगा। वो तो सीखना ये पड़ता है, इसको अपने आप नहीं कर सकते। वही वही वो तो, कर। हाँ, उसके लिए तो किसी योग गुरु मिल जाए आपको सिखाने वाले सही, तो वो जी आप करिए। अब क्योंकि अपन तो ऑनलाइन मिले हैं, तो ऑनलाइन जी में तो इसको कर नहीं सकते, ऑफलाइन में ही करा जा सकता है। जी जी पर वही आप इसका तलाश करेंगे कहीं अपने आसपास अच्छे जी योग गुरु हों तो संग प्रक्षालन करवा लें। और नहीं तो नेति तो हर कोई सिखा देगा आपको, 5 मिनट का काम होता है। जी मैं ऑनलाइन पे सिखा सकता हूँ, नेति तो आपको इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मैं बता दूं उसके बारे में। थोड़ा कुनकुना पानी करिए, उस जी पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिए,
सेंधा नमक। फिर उस पानी को छान ले, छान करके कम से कम 1 लोटा पानी, कम से कम। जो नेति पात्र होता है स्टील का आता है, जिसमें आधा लीटर पानी करीब आ जाता है। आप उसको ले लीजिए और अपने दोनों नथुनों को चेक कर लीजिए, श्वास ज्यादा किसमें से आ रही है। एक बार में एक स्वर ज्यादा चलता है, एक थोड़ा सा हल्का चलता है। जो स्वर ज्यादा चलता है उसी नाक में आप लोटे की टोंटी को डालें, थोड़ी सी गर्दन को झुका लें, कमर को भी झुका लें, और अपने आप पानी अंदर जाएगा और दूसरी नाक से बाहर आ जाएगा। अगर एक दिन में नहीं हो तो 2 दिन 3 दिन में ये हो जाएगा। बड़ा सरल काम है। उसके बाद पुनः दूसरी नाक में डालें, इधर से निकालें, फिर इधर से इधर निकालें, फिर इधर से इधर निकालें। शुरू में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, 2-4 दिन में अभ्यास हो जाएगा। इससे होगा क्या, नाक में दिन रात कचरा फंसा रहता है और वो कचरा ऊपर दिमाग में चढ़ता है, तो ये मस्तिष्क हमारा भारी हो जाता है। अब आप जब उसमें डालेंगे तो धीरे धीरे फिर उसके बाद में आपको थोड़ी भ्रसरिका करना है, जोर जोर से श्वास को छोड़ने का अभ्यास करना है, कपालभाति। तो कपालभाति करेंगे तो कपाल का सारा कचरा वो नाक बंद करके थोड़ा सा निकल जाएगा और एकदम आपका मस्तिष्क हल्का फुल्का हो जाएगा। नाक के नोजल का रास्ता जो श्वास का है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ गुनगुना पानी नमक डाल करके पी जाएं। इतना पी जाएं, 4 गिलास 5 गिलास 6 गिलास, इतना पिए कि वो अपने आप बाहर निकलने लग जाए। तो जैसे ही आप थोड़ा झुक्के में गले में उंगली डालेंगे तो सारा पेट का पानी बाहर आ जाएगा, पेट खाली हो जाएगा आपका एकदम। जितना एसिड पड़ा हुआ है, पित्त पड़ा हुआ है, कफ पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, वो सारा बाहर निकल जाएगा, सारी गैसेस निकल जाएगी बाहर। तो ये 2 काम, नेति और कुंजर, ये बड़े सरल उपाय हैं, मैंने आपको बताए हैं। आप चाहो तो ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं दोनों। तो जी अच्छा है, हाँ ठीक है सर, इसको कराना पड़ेगा। दूसरा सवाल मेरा सर ये कि हाँ हमारी एज 67 ईयर हो गई है, आंख में डॉक्टर से हमने चेक कराया तो बता रहे मोतियाबिंद की शिकायत है। तो इसके लिए क्या कोई क्रिया योग में या आपके प्राकृतिक चिकित्सा में है क्या? जी योग। ये क्या चीज, मेरे को फिर से बोलें आप। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। जी देखो मोतियाबिंद क्या है, ये कफ, कफ जो होता है ना, कफ, वात पित्त और कफ। कफ का मतलब है दूध है, घी है, मैदा है, चीनी है, ये सफेद सफेद जो चीजें होती है। और जो इससे कफ की मात्रा हमारे शरीर में जब ज्यादा हो जाती है तो वो शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचने लगती है। कुपित कफ, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और वो ज्यादा मात्रा में हो गया है शरीर में और वो बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है तो कान में पहुंचेगा तो कान की नसों को जाम करेगा, आंखों में पहुंचेगा तो आंखों की नसों को जाम करके वहां पर वो गंदा गंदा इस प्रकार का इकट्ठा हो जाता है कफ, उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। उसको ये ऑपरेशन द्वारा, जब वो पहुंच ही गया है आंख में तो फिर वापस करने का तो कोई साधन नहीं है, वो तो ऑपरेशन करवाना है। लेकिन आप नेति करेंगे तो ये मोतियाबिंद की समस्या आगे चल के पैदा नहीं होगी। और नेति और कुंजर करने से अगर थोड़ा बहुत मोतियाबिंद हुआ तो हो सकता है कि इससे रिड्यूस हो जाए वापस, वो तो आपको जी करके देखना पड़ेगा। जी लेकिन जी हो चुका है मोतियाबिंद तो ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं। जी जी धन्यवाद। लेकिन जो सत्कर्म करने लग जाओगे तो भविष्य आपका सुरक्षित रहेगा। जी सर। जी, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि यदि और हैंड रेज होंगे तो मैं आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा। जी अभी हमारे सदन से हैंड रेज नहीं हो रहे हैं, तो मैं आदरणीय पवन जी। आज के बहुत ही सुंदर सत्र के लिए दादाजी को
प्रणाम करते हैं श्री उनके राम। विचारों को। उनको उन्होंने बहुत सरल चीज़ें हमें बताई हैं, जो सरल चीज़ें हम कर सकते हैं उसके बारे में प्रकाश डाला है। मुझे आशा है कि मुझे लगता है कि जो आपने जो ये सारी जो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि ये सारी क्रियाएं जो करनी है हमें, उसको अगर हम सीक्वेंशली अगर देखते हैं तो प्रतिदिन हमें कितना समय लगेगा इसको करने में, और जिससे कि हमें संपूर्ण रूप से लाभ मिल सके। तो एक हाँ तो ये प्रश्न है कि समय कितना लगेगा, क्योंकि अगर हम सवेरे और उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी। और पिछली बार मैंने एक प्रोटोकॉल के बारे में भी बातचीत की थी कि हमें पहला स्टेप ये और ये इस तरह से करते हुए अनुभव लेते हुए किस प्रकार से हम अपने कार्य को करेंगे। तो इस बारे में आप प्रकाश डालेंगे तो हमारी और समझ विकसित होगी। जी मैं आपको उत्तर देता हूँ। नेति और कुंजर, ये दो क्रियाओं में आपको अधिक से अधिक 15 मिनट, 5 मिनट में नेति हो जाएगी, 10 मिनट में उसका कुंजर हो जाएगा। 15 मिनट आपको, ये आप डेली कर सकते हैं। अगर एक बार आपने कर लिया तो फिर आपको लगेगा ही नहीं कि इसके लिए मुझे समय निकालना है। आप जब नहाने जाते हैं फ्रेश होके, तो उसी समय ये दोनों काम आपके हो जाएंगे। जी जी। तो इसको क्या जो हमारी रोज की जो कक्षा होती है योगाहार की, उसको इसको सम्मिलित किया जा सकता है, और इसमें अगर नेति और ऐसा है। कुंजर, हाँ, नेति और कुंजर को तो हम सम्मिलित कर सकते हैं। किसी दिन हम आपको प्रैक्टिकल में करा देंगे। जी जी जी। मेरा यही था कि हम प्रैक्टिकली इसके लिए सब लोग अगर तैयार होते हैं तो किसी एक दिन हो सकता है कि रविवार को पूरा सत्र हाँ, ही इसके ऊपर आप डेडिकेट। आप चाहो, हाँ आप चाहो तो अगली कक्षा ये रविवार तो नहीं, अभी अभी ये तो आज तो शुक्रवार हो ही गया है। जी जी, उसके अगले रविवार में हाँ, उससे इस अगले तरह से रविवार अगर को कर करते सकते हैं तो शायद। जी जी। उस हैं। तरह आप उसको जब इस तक हिसाब से। अपने नेति पात्र खरीद लें, हाँ। नेति पात्र खरीद लें, और हो सके कोई पुस्तक आपके पास हो तो उसको थोड़ा पढ़ लें। पढ़ लें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक षटकर्म है। की किताबें आप देखें, कहीं भी मिल जाएगी, जी। और उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें आप। ठीक है। आप पढ़ लेंगे तो समझाने में मुझे सहूलियत रहेगी। ठीक। ठीक है। जी 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 जी। ओम। जी जी, और नमस्कार। ये जो नेति पात्र है, ये आप देख रहे हैं, ये चल जाएगा? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। ये ये प्लास्टिक बिल्कुल, वाला। हाँ हाँ, चल जाएगा। और ये जो है, ये रबर चल जाएगी? इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। आप इसमें अच्छा। उलझेंगे, इसमें ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, और ये आप कर लोगे, सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो नेति पात्र जल वाला ठीक है, अकेला। अच्छा, और ये हाँ। सूत्र नेति में ये रबर नहीं चलेगी? अरे, पहले जल नीति आवश्यक है। जी जी जी। हाँ, जल नीति करके, सूत्र नीति करके, फिर जल नीति, तो उससे घर्षण करके जितना कफ है वो सब निकल जाता है। ये भी बड़ी सरल है, सूत्र नीति भी बड़ी सरल है। जी हाँ, इसको आप जी चलाते ओम। जाए। और सर, अभी एक प्रश्न मेरा है। अभी हमने अपने गांव में ये आंख के जांच का शिविर लगाया था, तो 55 लोगों का हमने आंख का परीक्षण किया, तो 20 लोगों को मोतियाबिंद निकला। ये हाँ, ये क्यों बढ़ रहा? मैंने कितने लोगों? बताया ना, ये देखो, शरीर से जब मल निष्कासन नहीं होगा ठीक से, और हमारा भोजन भी अति मात्रा में होगा और अनशन तरीके से होगा, तो ये कब बनेगा, तो ये कब जाएगा कहाँ? ये सारे स्रोतों को जाम करेगा। चाहे वो श्वास प्रणाली हो, चाहे आँख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे ब्रेन हो, सब दूर जमेगा। तो बाकी जगहों में तो वो जमता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आँख में आ गया तो मोतियाबिंद पता चल गया, क्योंकि दिखना बंद हो रहा है। जी तो ओम, मेरा मेरा अब प्रश्न ये मेरा, है हाँ, जी, कि आदरणीय अशोक पटेल जी को मैं आमंत्रित करता हूं। उनका पहले से हैंड रेज है, फिर आप अपना अपना प्रश्न करें सर। जी ओम।
आदरणीय कुंजन कुंजन क्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कुंजन क्रिया में आपने बताया कि कितना पानी, 4-5 गिलास, और उसमें क्या नमक डालना क्या कुंजन क्रिया के लिए? देखिए, पानी कुछ कुनकुना हो, दूसरा सेंधा नमक उसमें 1 चम्मच, 1 लोटे में 1 चम्मच डाल लें। उसको क्यों डालते हैं? क्योंकि पेट में जो चिकनाई, आप जैसे कभी कभी खकार आती है गले में, तो कितनी चिट्ठी होती है, वो चिकनी होती है ना, तो नमक डालने से वो छूट जाएगी, वो अपना स्थान छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो वो चिकना चिकना जो पदार्थ है, वो आप देखेंगे कि जब आप कुंजर क्रिया करेंगे बाहर, तो वो पानी चीठा चीठा निकलता है, साधारण पानी नहीं होता है वो ये सारी चिठाई चिकनाई जो है वो बिना नमक के नहीं निकलती है। तो 1 चम्मच नमक डाल लेंगे, सब बाहर हो जाएगा, वो कोई पचने के लिए नहीं जाएगा पेट में। पानी कितना पीना है? 4-5 गिलास पानी पिएंगे तो 5 गिलास में क्या है, पूरा स्टमक आपका भर जाएगा और बड़ी तेजी से सारा का सारा खाली हो जाएगा। अच्छा, फिर वो एक क्रिया आती है शंख प्रक्षालन की। हाँ, तो देखिए, उस संघ प्रक्षालन विषय को अभी छेड़ो मत। जी अभी वो इतना बड़ा विषय है कि आप ये अभी जो बताया इसको भूल जाओगे। जी इसलिए पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलें। जी। आप नेति और कुंजर अभी 2 पे ध्यान दे दें और इनको पहले कर लें। जी ओम, अब है नहीं, नेति और कुंजन करने के बाद में फिर प्राणायाम और ये बाकी दूसरी चीजें करते हैं। हाँ, पहले आप ये कर लीजिए नेति कुंजर, तो ये दो कर्म आपके सही हो गए, तो फिर बाकी उसके अपन दूसरे अपनाएंगे। नहीं, मेरा एक प्रश्न और है कि दैनिक नित्य क्रिया करने के बाद में ये करना चाहिए ना, नेति कुंजन सुबह? नेति, पहले नेति कर लो हम्म। और फिर कुंजर कर लो। तो फिर ये बाहर जाने का काम? अरे तो वो तो पहले हो जाओ ना आप। हाँ, वही वो तो अभी पूछ रहे हैं। मैं अभी उसके लिए क्रिया नहीं बता रहा हूँ, वो तो आप जैसे डेली जाते हैं तो आप चले जाए, एनिमा लगा लो। अभी आप संघ प्रक्षालन के पीछे मत पड़ो, वो उसको क्रिया, उसके बारे में अलग अलग से कक्षा लगाएंगे। जी, एक आप ओम, पहले बता रहे हैं आदरणीय दादाजी, सबसे पहले जल नीति, फिर शुक्र नीति, फिर धोती जी बस्त्र ओम, में, फिर सारे क्रियाओं को एक एक दिन में करा देंगे अगले संडे जी से। ओम। आदरणीय प्रदीप राज जी वर्मा, आप आदर सहित आमंत्रित हैं, आप अपना प्रश्न करें। जी ओम। ओम, सादर प्रणाम सभी लोगों को, दादाजी को भी सादर प्रणाम। मैं ये बोल रहा था कि नीति तो हम रोज कर सकते हैं, क्या कुंजन भी रोज करना चाहिए, या हम तो 15 दिन में एक बार करते हैं, तो हमें और अवधि बढ़ाना चाहिए? कुंजर को आप 8 दिन में, शुरू शुरू में आप करो तो 4-5 दिन लगातार करो, और उसके बाद फिर सप्ताह में 1 आध दिन करो। हम तो 15 दिन में एक दिन करते हैं। नहीं, अच्छी बात है, आप हमेशा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीति नहीं कर रहे हैं तो जल नीति शुरू करें, तो जल नीति शुरू करने में हमको सर्दी मतलब हो जाती है, कई बार हमने देखा है। नहीं नहीं, वो कैसे होती है, पानी रह जाता है अंदर। लो हाँ, आप नेति करने के बाद में कपालभाति करें, थोड़े झुक करके, कमर से झुक जाएं, घुटने पे हाथ रखें, और आप कपालभाति करेंगे तो ऊपर मस्तिष्क से थोड़ा बहुत पानी गिरेगा, वो पानी रह जाता है अंदर। जब वो पानी निकल जाएगा तो फिर सर्दी जुकाम नहीं होगा। अच्छा, नेति करने के बाद, कपालभाति करने के बाद, फिर आप थोड़ा सरसों का तेल नाक में 2-2 3-3 बूंद डाल के और सीधे सिर थोड़ा सा लटका के लेट जाए, तो वापस आपकी नाक चिकनाई में आ जाएगी। क्योंकि नाक के अंदर एक चिकना पदार्थ होता है, वो नेति करने के बाद शुष्क हो जाता है। तो शुष्क नाक हो जाती है तो उसको फिर पीछे लुब्रिकेट करना पड़ता है, चिकनाई। तो थोड़ा सरसों की 4-4 बूंद आप डाल लें दोनों नथुनों में, और थोड़ी गर्दन को नीचे की तरफ झुका करके, पीठ के बल लेट करके, और वो आपको गले में आ जाएगा। गले में आए उसको थूक दो,
बस वो आपकी नाक लुब्रिकेट हो गई, चिकनाई हो गई, उसमें फिर वायु भी जाएगी अंदर, तो सर्दी भी नहीं होगी, जुकाम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी बहुत धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद। जो तो अब जी जो पानी शेष रह जाता है इससे नुकसान होता है क्या? बहुत, उसको निकालना ही, इसीलिए तो कपालभाति करते हैं। और कपालभाति के बाद भी आप ऐसा करें कि पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथ पेट पेट पे रख लें और लेट जाए नीचे, तो पेट दबेगा, तो और भी जो कुछ बचा खुचा है 1-2 बूंद वो भी गिर जाएगा। जी ओम, जी ओम। जैसे बालक आसन होता है ना, वज्रासन के अंदर जैसे झुके तो अपना सिर नीचा हो जाएगा, वो सिर नीचा हो जाएगा, पेट दबेगा, तो जो कुछ बचा खुचा है दिमाग में से या जो काम कहीं भी होगा पानी, तो 1-2 बूंद गिर जाएगा। ये जी बचा ओम, खुचा जी ओम, पानी ही आपको सर्दी जुकाम करवाता है। जी ओम। तो अब मेरे ख्याल से समापन करेंगे। जी समय पूर्ण हो रहा है और मैं आदरणीय हमारे मुन्नीलाल जी यादव से निवेदन करता हूं कि वो आकर के, या रंजना जी जो भी उपस्थित हैं, वो आभार प्रदर्शन करें। जी ओम। धन्यवाद जी। आदरणीय रविचंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की योगाचार्य योग सत्र में जया प्रसाद यादव जी, उन्होंने बहुत अच्छी क्लास ली, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ हमारे वरिष्ठ मनोहर लाल सोनी जी, दादाजी, और उनका तो हम जब भी जो भी मार्गदर्शन रहता है वो प्रशंसनीय रहता है, हमारे सेहत के लिए लाभदायक रहता है। ये आहार तक में हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका योग भी हम सीख रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सारे अपने शरीर को कैसे स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, इस पर आज जो सदन प्रदर्शन दिया और आगे भी सत्कर्म पर जो भी क्रियाएं होती है वो विधि के अनुसार बताएंगे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज वजह से जो भी हमारी बहन हमारे सदन में उपस्थित हो चुके हैं उन सभी में मैं सबका आभार कराती हूँ। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय गणेश सिंह आर्य जी, आदरणीय दीनू सोमवार जी, आदरणीय डॉक्टर